आज हम जर्मनी का एकीकरण 1815 से 1870 इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। समझेंगे कि जर्मनी का एकीकरण में क्या क्या घटनाएं घटी और जर्मनी की एकीकरण में क्या परेशानियां थी और जर्मनी के एकीकरण के जो विभिन्न गतिविधियां हुई उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पहले जानेंगे। 18वीं सदी के अंत में जर्मनी 300 से अधिक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। मतलब जब भी जर्मनी के 300 छोटी छोटी रियासतों में टुकड़े हो रखे थे। नेपोलियन ने तो जर्मनी को नष्ट करना चाहा, मतलब पूर्ण रूप से उसका एक तरह से अस्तित्व खत्म कर देना चाहता था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। किंतु अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वो नष्ट तो नहीं कर पाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जो नष्ट करने की जो पृष्ठभूमि उसने तैयार कर दी थी एकीकरण की। 1815 से 1862 तक जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती गई। मतलब एक बाधा नहीं, कई बाधाएं उत्पन्न होती गई। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना और जिसके कुशल नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बनता है और जिसके कुशल नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो बिस्मार्क का अच्छा योगदान है इसमें। बिस्मार्क के पूर्व की क्या कंडीशंस? तो 1815 से 60 फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा फैल रही थी, किंतु उसकी गति अत्यधिक मंद थी। प्रोफेसर लिप्सन ने इस मंद गति के निम्नलिखित कारण बताए। तो बिस्मार्क के पूर्व 1815-60 में फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी की राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा तो फैल रही थी, लेकिन गति बहुत धीमी थी। तो उसके संबंध में प्रोफेसर लिप्सन ने जो कारण गिनाए वो इस प्रकार से है। नंबर 1, मानसिक थकान। मानसिक थकान क्यों थी? क्योंकि लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहने के कारण सैनिक भी युद्ध में ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे। तो नेपोलियन के लगातार युद्ध करने के कारण जर्मनी की जनता और सैनिक शांति स्थापना के इच्छुक थे, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध करने से भी सैनिक काफ़ी डिप्रेस थे, हताश थे और जनता भी नहीं चाहती थी कि ये लंबा मतलब इस संघर्ष चले। तो दीर्घकालीन युद्धों के कारण सैनिक और जनता शारीरिक थकान महसूस कर रही थी। मतलब लंबे समय तक जो युद्ध चले तो उससे क्या जनता और सैनिक थकान महसूस कर रहे थे। मानसिक थकान के कारण उदारवाद की विचारधारा तीव्र गति से विकसित न हो सकी। तो इसमें मानसिक थकान उत्तरदायी थी कि लंबे लगातार संघर्ष के कारण जनता और सैनिक दोनों ही अब आगे उदारवाद को बढ़ाने के लिए या विचारधारा और तीव्र गति पकड़े, इसके लिए उनकी मानसिक थकान जिम्मेदार थी। सुधारवादियों में मतभेद। अब सुधारवादियों में मतभेद होना भी एक तरह से एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सुधारवादी अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन उनके जो कार्यक्रम होता था उन विषयों में काफ़ी असमानता रहती थी, जिसके कारण जो उनका जो उद्देश्य था उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे और ये बाधा बनी रही। तो मानसिक थकान के बाद सुधारवादियों मतभेद भी एक तरह से जर्मनी के एकीकरण में एक तरह से एक समस्या थी। तो इसके बाद देखते हैं प्रतिक्रियावादी शासन। प्रतिक्रियावादी शासन में मेटरनिख जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख ने नवीन विचारधारा को कुचलने का भी निश्चय कर लिया था, क्योंकि मेटरनिख
उदारवादी विचारधारा से उसे बहुत ईर्ष्या थी। वह घोर प्रतिक्रियावादी था। 1848 ईस्वी तक मेटरनिख के प्रभाव के कारण जर्मनी में प्रगतिशील विचारों को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि मेटरनिख की जो प्रतिक्रियावादी नीति थे और वह नहीं चाहता था कि जर्मनी में प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा मिले और विकसित हों। 1833 से 1847 ईस्वी के बीच जर्मनी में कोई सुधारवादी आंदोलन भी नहीं हुआ प्रतिक्रियावादी शासन के कारण। तो इसमें मेटरनिख की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा सकती है कि सुधारवादी आंदोलन भी नहीं हुए और न ही प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ावा मिल पाया। इसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रशा का द्वेष। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा में पारस्परिक द्वेष ही था, मतलब आपसी ईर्ष्या द्वेष। इन दोनों में पारस्परिक द्वेष इस बात को लेकर भी हुआ कि जर्मनी का नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा। तो द्वेष का कारण यह था कि जर्मनी का जो नेतृत्व करता कौन होगा, यानी जर्मनी की बागडोर कौन संभालेगा। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा इस बात को लेकर आपस में उनके बीच में मतभेद पैदा हो गए थे। ऑस्ट्रिया जर्मनी का नेतृत्व इसलिए करना चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जा सके। तो ऑस्ट्रिया का उद्देश्य यह था कि जर्मनी में जो कुछ भी राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है उसको किसी भी प्रकार से दबाया जाए, इसीलिए वह इसका नेतृत्व करना चाहता था। और मेटरनिख चाहता था कि जर्मनी को इतना कमजोर रखा जाए। मेटरनिख का क्या उद्देश्य था कि जर्मनी को इतना कमजोर रखा जाए कि ताकि उदारवाद की विचारधारा उत्पन्न ही न हो सके। तो यहाँ पर जर्मनी के विषय पर ऑस्ट्रिया और प्रशा में मतभेद अपने अपने उद्देश्यों को लेकर थे और इसमें नुकसान जर्मनी का ही था। राष्ट्रीयता और एकीकरण में निम्नलिखित तत्व सहायक रहे। अब राष्ट्रीयता और एकीकरण में कौन कौन से तत्व रहे जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में? ये थे बौद्धिक जागृति और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग। 1848 की क्रांति का प्रभाव जर्मनी में औद्योगिक निकाय, ये रहे राष्ट्रीयता और एकीकरण में निम्नलिखित सहायक तत्व। नंबर 1 बौद्धिक जागृति। जर्मनी के साहित्यकारों और लेखकों ने जर्मन जनता को अच्छी प्रकार से समझा है कि राष्ट्रीयता और एकीकरण बहुत अधिक आवश्यकता है इसकी अभी, और लोगों को एकजुट होना चाहिए, अपने आपसी ईर्ष्या द्वेष को भुला देना चाहिए, क्योंकि बिना एकजुटता के एकीकरण संभव नहीं है। और इसका प्रभाव काफ़ी जर्मन की जनता पर प्रभाव पड़ा। जर्मनी के साहित्यकारों और लेखकों ने जर्मन राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। फिक्टे ने अपने एंड्रेसेज टू द जर्मन पीपुल, फिक्टे ने अपने एंड्रेसेज टू द जर्मन पीपुल द्वारा जर्मन जाति को प्रभावित किया और डालमेक, राके, होमर आदि इतिहासकारों ने भी जर्मनी में बौद्धिक जागृति उत्पन्न की। तो इसमें फिक्टे और डालमेक, राके, बोमर आदि इतिहासकारों का अच्छा योगदान माना जा सकता है बौद्धिक जागृति के रूप में। और जर्मनी के साहित्यकार और लेखकों ने भी अपनी भूमिका अच्छी निभाई। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग। अब इकोनॉमिक क्षेत्र में जो क्या सहयोग रहा वो देखेंगे। जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में जालवरेन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। आर्थिक दृष्टि से जर्मनी एक हो गया और 1834 में 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर जालवरेन नामक आर्थिक संघ की स्थापना की गई। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम जर्मनी को देखें तो जालवरेन का महत्वपूर्ण एक योगदान माना जा सकता है, क्योंकि 1834 में 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर जालवरेन नामक आर्थिक संघ की स्थापना की, जिसने जर्मनी की आर्थिक समस्याओं को दूर करने का बहुत अधिक प्रयास किया और आर्थिक गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जालवरेन ने जो क्षतिग्रस्त आर्थिक स्थिति थी कि जर्मनी की,
उसको सुधारने में अपना योगदान दिया। इसके बाद 1848 की क्रांति का प्रभाव। तो 1848 की क्रांति के फलस्वरूप जो राष्ट्रीयता की लहर उत्पन्न हुई थी उसका दमन कर दिया गया और ये विभिन्न परिस्थितियों के कारण हुआ। ऐसा देखा जा रहा था कि 1848 क्रांति का अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन आपसी मतभेद और जातिगत स्वार्थ के कारण, मतलब राजनीतिक स्वार्थ के कारण जर्मनी को इससे विशेष कोई लाभ न प्राप्त हुआ और जो राष्ट्रीयता की लहर जर्मनी में उत्पन्न हुई थी उस लहर का ही इसने दमन कर दिया गया। उसका बाद में जर्मनी में औद्योगिक निकाय, तो जर्मनी में औद्योगिक निकाय 1834 ईस्वी में जालबर्न की स्थापना से जर्मनी के व्यापार उद्योग में विकास का मार्ग तो खुला और 1850 से 60 के मध्य जर्मनी का तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ और 1850 तक जर्मनी के सभी प्रमुख नगरों को रेलों द्वारा जोड़ दिया गया। 1860 ईस्वी में जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों से की जाने लगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जर्मनी में जो औद्योगिक विकास में जालबर्न का महत्वपूर्ण योगदान है और औद्योगिक की तीव्र गति जब होती है तो लोगों को इससे काफ़ी लाभ होता है। जर्मन जनता की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त होता है और यातायात के साधनों के विकास से भी जर्मनी का औद्योगिकरण और अधिक गति पकड़ता है, क्योंकि आसानी से उन्हें कच्चा माल प्राप्त होने से उद्योगों में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। और इससे रेलगाड़ी का जब उसको जोड़ दिया गया सभी प्रमुख नगरों को रेल मार्ग से, तो क्या हुआ कि वहाँ की जो औद्योगिक स्थिति और अच्छी स्थिति में में आ गया औद्योगिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से जर्मनी की आर्थिक दशा को सुधारने में जालबर्न का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। इसके बाद है विलियम प्रथम 1861 से 1888 ईस्वी। प्रशा का नया सम्राट विलियम प्रथम सैनिक गुणों से युक्त एवं व्यवहार कौशल व्यक्ति था। ठीक है, प्रशा का नया सम्राट विलियम प्रथम सैनिक गुणों से युक्त एवं व्यवहार कौशल व्यक्ति था। उसका दृढ़ विश्वास था कि प्रशा का भविष्य उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है। मतलब विलियम का ये मानना था कि वह व्यवहार कौशल तो था, लेकिन उसका ये मानना था कि उसका व्यक्तित्व, उसका जो दृढ़ विश्वास है कि प्रशा का भविष्य उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है। उसे अपनी सैन्य शक्ति पर विशेष गर्व था और ये मानता था कि सैन्य शक्ति के द्वारा उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। वह उदारवाद का प्रबल शत्रु भी था। उसने उदारवाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, महत्वता नहीं दी, किंतु प्रशा के हितों में वह उदारवादियों से भी सहयोग करने को तैयार हो गया था। प्रशा के हितों को देखते हुए उदारवादियों से भी उसने कंप्रोमाइज या उनका सपोर्ट करने को तैयार था। अपनी सैनिक शक्ति का दुगना करने का उसने प्रयास किया। उसको पता था कि अगर सैनिक शक्ति ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेगी और सैनिक शक्ति के अगर डबल हो जाए या दुगनी हो जाएगी तो उसकी शक्तियों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि शक्ति का आधार सेना ही होती है। और सम्राट विलियम प्रथम ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। बिस्मार्क का उदय अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। बिस्मार्क विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ एक अपने उच्च मुकाम पर पहुंचता है और किस प्रकार से 1851 ईस्वी में प्रशा के सम्राट ने बिस्मार्क को फ्रैंकफर्ट की सभा में प्रशा का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उसकी योग्यता को देखते हुए उसने 8 वर्ष तक प्रशा का प्रतिनिधित्व किया। 1859 ईस्वी में बिस्मार्क को राजदूत बनाकर रूस भेजा गया क्योंकि ये देखा गया कि बिस्मार्क का शैली है उसकी काफ़ी अच्छी है। तो 1859 ईस्वी में उसे यहाँ राजदूत बनाकर रूस भेज दिया जाता है और रूस में उसने जार अलेक्जेंडर
से मित्रता की और मार्च 1862 में बिस्मार्क को फ्रांस का राजदूत बनाया गया। मतलब 1862 में देखो उसको फ्रांस का राजदूत बनाया जाता है और 1862 को उसे प्रशा का चांसलर भी नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये बिस्मार्क की बहुत बड़ी उपलब्धि। बिस्मार्क अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियाँ और कुछ उसकी योग्य कुशलता दूरदर्शिता उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई। और पहले वह फ्रैंकफर्ट की सभा में प्रशा का प्रतिनिधि नियुक्त होता है, उसके बाद वह 8 वर्ष तक प्रशा का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद उसे राजदूत बनाकर रूस भेज दिया जाता है 1867 में और जार्ज अलेक्जेंडर से मित्रता की और मार्च 1862 में बिस्मार्क फ्रांस का राजदूत बनाया जाता है और 62 में ही उसे प्रशा का चांसलर भी नियुक्त कर दिया जाता है। तो फ्रांस इस प्रकार बिस्मार्क का उदय एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति। बिस्मार्क अच्छी प्रकार से जानता था कि सैन्य शक्ति के आधार पर ही जर्मनी का भला किया जा सकता है। बिस्मार्क प्रशा की सैन्य शक्ति के आधार पर प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था और उसके लिए उसने ये तय किया कि लौह और रक्त की नीति के माध्यम से ये संभव है और उसने इसके लिए सैनिक कुशलता और सैनिक संख्या में वृद्धि करने का निश्चय किया। और लौह और रक्त की नीति से तात्पर्य है कि यदि अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हिंसा भी आवश्यक है। तो इसको देखते हुए उसने लौह रक्त की नीति अपनाई और वह अपने उद्देश्य में सफल भी होता है। तो आज हमने इस वीडियो में जर्मनी का एकीकरण 1815-1870 में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बिस्मार्क के पूर्व 1815 और 60 और उसमें क्या यहाँ पर जो प्रोफेसर लिप्सन ने जो गति की जो मंद गति के कारण बताए थे कि फ्रांस की क्रांति फलस्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा फैल तो गई थी लेकिन गति मंद क्यों थी। तो लिप्सन ने इसके कारण बताए मानसिक थकान, सुधारवादी में मतभेद, प्रतिक्रियावादी शासन, ऑस्ट्रिया और प्रशा के दोष, ऑस्ट्रिया और प्रशा के द्वेष भावना, आपसी मतभेद और राष्ट्रीयता और एकीकरण में निम्नलिखित तत्व शायद है। बौद्धिक जागृति, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग, 1848 की क्रांति का प्रभाव, लेकिन जो लहर थी जो राष्ट्रीयता की वह उसका दमन तो कर दिया पर प्रभाव फिर भी पड़ा। और जर्मनी में औद्योगिक निकाय, विलियम प्रथम 1861-1888, बिस्मार्क का उदय और बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति। तो आज हमने इस वीडियो में बिस्मार्क और राष्ट्रीयता के एकीकरण में कौन कौन से सहायक तत्व है उसके बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी विषय पर और अधिक प्रकाश डालेंगे। ओके।